एवरीवन, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ब्लड रिलेशन में पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देख लिया है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने बताया था कि करना है और किए भी हमने, और उस लेवल तक किए जो एसएससी में पूछता है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने बताया था कि अगली वीडियो पजल से रिलेटेड होगी। पजल का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन आपका डर खत्म करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होंगे। क्वेश्चन होंगे, टाइम टेकन ज़रूर होते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन को किया जाएगा। कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है डरने की, ठीक है। तो सवाल को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बताना चाहूँगा कि जैसे दो वर्ड यूज़ होता है, दो टाइप के क्वेश्चन यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपकी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। जैसे ए बी का भाई है तथा सी का बेटा है। पहला सेंटेंस। अगर दूसरा लिखूं इसी के साथ, ए बी का भाई है जो सी का बेटा। इंग्लिश वाले अगर लिखना चाहें तो इंग्लिश वाले ये लिखें, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सन ऑफ सी। अगर इसकी बात करें, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु, एंड नहीं लिखना इसमें, हु इज द सन ऑफ सी। तो यहाँ दोनों सेंटेंस को आपको अच्छे से समझना है। हालांकि इंग्लिश ग्रामर जब आप पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें अच्छे से हैं कि एंड और हु का यूज़ क्या होता है। ये आपका एंड से रिलेटेड है और ये है हु से रिलेटेड। तो एंड जो होता है इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो हु होता है वो सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे इस सेंटेंस को समझा जाए, जैसे ए बी का भाई है, तो बात समझ में आ रही है, ए जो है बी का भाई है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं। तथा सी का बेटा है। कौन सी का बेटा है? ए सी का बेटा है या बी सी का बेटा है? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। ए बी का भाई तो है, लेकिन ये सी का बेटा है, तो आपको बातें समझ में आने लगी होंगी कि ये ए की बात हो रही है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी पढ़ सकता था, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तथा ए सी का बेटा है। लेकिन जैसे मैं सेंटेंस सेकंड पे आता हूँ, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है जो सी का बेटा है, इसका मतलब आपके सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ए को नहीं कर रहा। फिर से मैं सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ, ए बी का भाई है, अगर इसको तथा बोलूं, ए बी का भाई है तथा बी जो है वो सी का बेटा है, तो ठीक है। पहले वाले में ए बेटा बना सी का, दूसरे वाले में बी बना बेटा सी का। तो जब कभी भी हु आता है, मैं लिख दे रहा हूं, जब कभी भी हु आता है तो हु बराबर सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का मतलब आप समझ चुके होंगे। इन दोनों में जो सेकेंड आता है ये फर्स्ट होता है, ठीक है, और ये सेकेंड होता है। ऊपर भी ऐसा ही है। लेकिन जब कभी भी तथा लेकिन किंतु परंतु बंधु नहीं, तथा लेकिन किंतु और इससे रिलेटेड एंड बट और इससे रिलेटेड कभी भी सेंटेंस आता है तो आप क्या कहेंगे? यद्यपि भी होता है इसी में। तो इनसे क्या होता है, ये फर्स्ट पर्सन को करता है। हु हमेशा, हु का मतलब जो हमेशा सेकेंड पर्सन को करेगा, लेकिन ये सारी चीजें आपको करेंगी फर्स्ट पर्सन को। ये अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज होने वाला है। इस जो और लेकिन का यूज हम सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत ज्यादा करेंगे, अच्छे जब पजल के सवाल करेंगे। ब्लड रिलेशन चल रहा था, मैंने कहा एक क्वेश्चन पजल का हो जाना चाहिए, तो इसका यूज है, तो इसलिए मैंने बताया, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन समझ गए। एंड लेकिन किंतु परंतु बंधु हो तो वो क्या होगा? फर्स्ट पर्सन। लेकिन जब कभी भी जो आ जाए तो जो हमेशा सेकेंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये बातें उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है, पहले सवाल एक बार पूरी तरीके से पढ़ लें, दिमाग में थोड़ी बहुत इमेज बननी चाहिए। PQRSWXYZ कितने लोग हैं आप पहले काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं।
एक सर्कल के चारों तरफ केंद्रमुख होकर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में है, उनका क्रम कोई भी हो सकता है, उनका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन की शुरुआत आपकी यहाँ से हो रही है। Z का पति Q के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो देखो जो आ रहा है ना, जो दो पुरुष के बीच है। X S की बेटी के दूसरे दाएं स्थान पर है। X Y की बहन है। X Z के पति का पड़ोसी नहीं है। X जो है Z के पति का पड़ोसी नहीं है। P और X के बीच केवल एक व्यक्ति है। P Y का पिता है और S जो Z का भाई है अपनी माँ के तत्काल बाएं, तत्काल का मतलब इमीडिएट होता है, ठीक है, तत्काल बाएं बैठा है। Z और Y के बीच केवल एक व्यक्ति है। Y R की माँ है, तो Y W का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को करना होगा। इंग्लिश वाले थोड़ा सा इंग्लिश में सवाल बहुत आराम से पढ़ दे रहा हूँ। P Q R S W X Y Z are sitting around a circle facing center, केंद्रमुख, facing center उसी को कहते हैं जो केंद्रमुख हो, but not necessary in the same order. The husband of Z is sitting second the right of Q, who is sitting between two males. X sits second to the left of the daughter of S. X is the sister of Y. X is not an immediate neighbor of Z. Z's husband कह सकते हैं. Only one person sits between P and X. P is the father of Y. S, who is brother of Z, sits to the immediate left of his mother. Only one person sits between Z's mother and W. Only one person sits between Z and Y. Y is mother of R. Y is not an immediate neighbor of W. क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है और क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ में आए ना आए, एक बातें मुझे समझ में आने लगी हैं कि क्वेश्चन में दो चीजें यूज की गई हैं। पहली चीज ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, दूसरी चीज सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था क्रम। तो सिटिंग अरेंजमेंट में मुझे ये बात समझ में आ रही है कि डायरेक्ट मैं सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी अरेंजमेंट दी हुई है वो ऐसे दी हुई है कि ये इसकी माँ है, ये इसकी बहन है, और इसके बगल में इसकी बहन है, इसके सामने इसकी माँ है, इसके बगल में इसके पिता है। तो ये बात पहले पता होनी चाहिए कि कौन किसकी माँ है, कौन किसकी बहन है, ठीक है, तभी तो एक पूरे अरेंजमेंट को उसकी माँ और बहन को एक करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि सब अरेंजमेंट अच्छे से करेंगे। तो बातें पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे ब्लड रिलेशन बनाना है। ब्लड रिलेशन का मतलब पहले मैं ट्री बनाऊंगा, ट्री बनाने के बाद सिटिंग अरेंजमेंट इधर करता हूँ, ठीक है। तो ट्री कैसे बनेगा, देखिए अपने काम की इतनी चीज नहीं है। Z का पति, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे Z के पति से, कि Z के पति से मुझे क्या समझ में आया कि Z एक वाइफ होगी किसी की, तभी तो इसका पति होगा। अभी सिर्फ ब्लड रिलेशन का मैं ट्री बनाऊंगा यहाँ पे। Z का पति, तो ये Z हो गई, Z इज द वाइफ, मतलब एक फीमेल, वाइफ ऑफ अ पर्सन, नेम नहीं पता उसका, के दाएं दूसरे स्थान पर है। सिटिंग अरेंजमेंट की चीज है, बाएं दाएं उससे कोई मतलब नहीं, बस मुझे ब्लड रिलेशन चाहिए। जो दो पुरुष के बीच है उससे भी कोई खास मतलब नहीं था। X S की बेटी है, देखो यहाँ ब्लड रिलेशन का था तो मैंने कहा X S की बेटी है। अगर X जो है, सॉरी X S की बेटी नहीं बोला, X जो है S की बेटी, X जो है S की बेटी, यहाँ से बातें समझ में आने लगी। S की कोई बेटी है, यहाँ से मुझे बातें समझ में आने लगी कि S की कोई बेटी है, ये रहा S, उसकी कोई बेटी उसके नीचे होगी। अभी कनेक्ट नहीं हो रहा है, कनेक्ट करूंगा कि बेटी के दूसरे स्थान पर है, उससे कोई मतलब नहीं। X Y की बहन है, हाँ ये मेरे काम की चीज है। X जो है वो बहन है, किसकी बहन है, Y की। अभी कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं करूंगा मैं। X Y की बहन है, X Z के पति का पड़ोसी नहीं है। X जो है Z के पति का पड़ोसी नहीं है, कोई खास मतलब नहीं था। P और X के बीच केवल एक व्यक्ति है, ये सिटिंग अरेंजमेंट की चीज है, अभी मेरे काम की नहीं।
P Y का पिता है, ये काम की चीज है। P जो है Y का पिता है। अब Y का कोई पिता है जिसका नाम क्या है P, अगर पिता है तो एक हो गया। S जो Z का भाई है, S क्या है Z का भाई है, S Z का भाई है। अगर Z का भाई अगर S है, इसके बगल में बनाओ तो S यही तो है। अगर इस S को ले आके शिफ्ट यहाँ पे कर दूं और ये भाई है तो एक पुरुष हो गया, तो उसके नीचे उसकी बनानी पड़ेगी एक बिटिया, एक बेटी बनानी पड़ेगी। ठीक है, ये बातें शिफ्ट हो गई। उस चीज को भी अभी शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। क्या बोला, एस जेड का भाई है, एस के बारे में बात हो रही है, अपनी माँ के तत्काल बाएं बैठा है। अगर कह रहे हैं कि अपनी माँ के तत्काल बाएं बैठा है, इसका मतलब इसकी कोई माँ होगी और इसकी माँ होगी तो इसकी भी माँ होगी, आपस में भाई बहन है, और माँ होगी तो एक महिला होगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। देखिए छोटी छोटी चीजों से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल को एक बार पढ़ के सवाल को नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने यहाँ से निकाल लिया अपनी माँ के तत्काल, मतलब इसकी माँ है कोई एस की, तभी तो मैंने कहा तो एस की माँ होगी तो वो जेड की भी माँ होगी, उसके ऊपर बना दिया। जेड और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति, मेरे कोई काम की चीज नहीं है। वाई जो है आर की माँ है, हाँ ये काम की चीज है। वाई एक माँ है, किसकी माँ है, आर की। आर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। देखें उसके बाद शायद सवाल खत्म हो गया। वाई डब्ल्यू का तत्काल पड़ोसी नहीं है, इससे मतलब नहीं था। मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट 2 में कि लास्ट क्वेश्चन जो था, मैंने ये बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि ट्री जुड़ता नहीं है। ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको कॉमन मिल ही जाए, जरूरी नहीं है आपको कॉमन मिल जाए, नहीं, कभी कभी सेंस लगाना पड़ेगा। वो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा भी था। कैसे मैंने सेंस लगाया था, मैंने कहा था ये टोटल कितने लोग हैं, 8 लोग। 8 लोग हैं तो अपने फैमिली ट्री में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि कोई आके इसमें जुड़ेगा। अच्छा जोड़े कैसे, तो आप किसको लाके जोड़ सकते हो, तो मैं कहूँगा कि अधूरी कहानी किसकी है, तो आप कह सकते हो अधूरी कहानी का मतलब यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है और यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है। अधूरी कहानी मुझे देखते ही एक बात लग गई कि यार जेड है, उसके पति हैं, अगर इसके पति हैं, अगर जेड है और इसके पति हैं, तो जहां भी पति होंगे वो किसी न किसी 1-8 दर्जन बच्चों को लेके होंगे। तो आप देखो पी के बेटे हैं, पी या क्या हो गया, इसी को मैं पति मानूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि जेड के एक पति हैं, ये अकेला कहां से इसके बच्चे हो गए, है ना। तो ये सेंस आपको लगाना पड़ेगा, इसी के पति होंगे, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये पी कौन हो गया, पी हो गया यहाँ पे, और उसके नीचे उनकी 2 बेटियां हो गई, एक्स और वाई, और उसके नीचे हो गया ये आर इसके नीचे होगा। अब मेरा ट्री पूरी तरीके से फाइनल है, आप देख सकते हो 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई टेंशन नहीं है। टेंशन एक बात की ये है कि माँ कौन है, माँ का नाम क्या है और इसका नाम क्या है, एस की बेटी का। तो आप देखोगे कि नाम कौन कौन सा छोटा है, पी हो चुका, क्यू हो चुका, क्यू नहीं हुआ और डब्ल्यू नहीं हुआ। तो क्यू यहाँ हो सकता है या हो सकती है, या डब्ल्यू यहाँ हो सकती है, या ये हो सकता है कि क्यू यहाँ पे हो या फिर डब्ल्यू यहाँ पे हो। यही तो कंडीशन बन सकती है। अगर क्यू यहाँ पे है तो डब्ल्यू यहाँ पे, अगर क्यू यहाँ पे है तो डब्ल्यू यहाँ पे होगा। इतनी ही कंडीशन बन सकती है। चलें, इतनी बातें हो गई ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चन नहीं, इसी का अगला फॉर्मेट बनाते हैं यहाँ पे, जो कि एक कह रहा था कि चारों तरफ सर्कल में बैठे हुए हैं। तो बना लेता हूँ पहले सर्कल, जो कि सर्कल बनेगा नहीं लेकिन फिर भी सर्कल मैं 2 बनाऊंगा क्योंकि पॉसिबिलिटीज बन रही है यहाँ पे। इस तरह के क्वेश्चन में 2 सर्कल बनते ही हैं। अगर अच्छे लेवल के सवाल आ गए तो 3 सर्कल भी बना सकते हैं। देखिए 8 लोगों को कैसे बैठा रहा हूँ, आमने सामने, इन दोनों के जस्ट बीच, इन दोनों के जस्ट बीच, इन दोनों के जस्ट बीच, इन दोनों के जस्ट बीच। अगर मुझे 6 लोग को बैठाना होता ना, ऐसे से बैठाता, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो बराबर दूरी पे हो जाएगा। ये चीजें सीख लो, आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगी, सामने कभी पूछ लेता है ना। आप 8 लोग ना यहाँ से शुरू करते हो, यहीं पे 8 खत्म हो जाता है, ये पूरी जगह खाली रह जाती है। अगर पूछ ले कि इसके सामने वाला कौन है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये चीजें आनी जरूरी है। खैर 8 लोगों को मैंने बैठा दिया, लेकिन अभी क्रम इनका नहीं पता है कि किस क्रम में मैं बैठाऊंगा।
लेकिन सवाल की शुरुआत कर दूंगा मैं। क्या बोला है? Z का पति। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि Z का पति है कौन, तो Z का पति कौन है? P, यानी P की मैं बात कर रहा हूँ। Z का पति यानी P Q के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो Q के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो Q कहीं भी बना लो, मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, शुरुआत में यहीं से करूंगा और सबका मुख केंद्र की ओर करूंगा, तो लेफ्ट राइट समझने में आपको आसानी होगी। ये बात मैं सिटिंग अरेंजमेंट में आराम से बताऊंगा कि किसका लेफ्ट कैसे राइट, किसका लेफ्ट और किसका राइट कहाँ से कैसे होता है, और बाहर की ओर मुख करते हैं तो कैसे होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। खैर, ये तो राइट है और ये लेफ्ट है, ये भी राइट ये लेफ्ट, यहाँ से भी ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। हाँ, कह रहा है Z का जो पति है Q के दाएं दूसरे स्थान पर है, Q के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, Z का पति वो है। Z का पति कौन है? P है। और P के बारे में मुझे अच्छे से इंफॉर्मेशन है कि वो एक पुरुष है, और Q के बारे में भी मुझे अच्छे से इंफॉर्मेशन है कि इन्हीं दोनों में से कोई Q हो सकता है और ये एक है महिला। इसी चीज को मैं यहाँ भी बनाऊंगा, Q हो गया एक महिला और ये P हो गया एक पुरुष। अगली लाइन पढ़ें। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन आराम से करेंगे, टाइम लगेगा। देखिए आप लोग को टीचर ही दिक्कत करते हैं। टीचर क्या होता है, जल्दी जल्दी बना देते हैं, 10 बार तो सॉल्व करके आए होते हैं, जल्दी जल्दी बना देते हैं, आपको लगता है आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप नहीं बना पाते। नहीं, आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी होगा। इसीलिए मैं बहुत सिस्टम से बहुत आराम से बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें। डायरेक्ट मैं भी चाहूँ तो प्रैक्टिस करके ले आके जोड़ के खत्म कर दूँ, सवाल खत्म हो जाएगा, लेकिन समझो बात को। Z के पति Q के दाएं दूसरे स्थान पर है, बात सेट है। जो, देखो जो बोल दिया, जो का मतलब क्या बोला है, किसको? Q को। सेकंड पर्सन कौन है? Q, क्योंकि Z के पति तो फर्स्ट पर्सन हो गया ना, तो Q सेकंड पर्सन, यानी Q की बात कर रहा है। Q दो पुरुष के बीच में है। Q जो है वो दो पुरुष के बीच में कैसे हो सकता है? एक पुरुष को यहाँ पे बैठा दूं और एक पुरुष को यहाँ पे बैठा दूं, यही सेम कंडीशन मैं यहाँ पे लगाऊंगा। Q को यहाँ, सॉरी, पुरुष को एक यहाँ बैठाऊंगा, पुरुष को एक यहाँ बैठाऊंगा। कहाँ था मैं? दो पुरुष के बीच में S की बेटी कौन है? तो आप कहेंगे या तो Q होगी या फिर W होगी। S की बेटी दो ही हो सकती है, यहीं से दो कंडीशन बनना शुरू हो गई आपकी। कहाँ है सवाल? X जो है S की बेटी के दूसरे दाएं स्थान पर है। दाएं को आप बाएं कर लो, इंग्लिश और हिंदी का फर्क है, इंग्लिश वाले में बाएं था और इसमें दाएं था। ठीक, इसको बाएं कर ले तो अच्छा होगा। अब फिर से पढ़ते हैं। S की बेटी को पहले मैं Q मान ले रहा हूं। Q को अगर मान लो तो इसके बाएं में दूसरे स्थान पर कौन है? X है। यहाँ पे कौन हो गया? X। तभी तो बोला है X जो है S की बेटी के दूसरे बाएं स्थान पर है, दूसरे बाएं स्थान पर शिफ्ट कर दिया, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपको Q के अलावा भी मानना पड़ेगा। Q के अलावा एक और कौन है? W वाली कंडीशन यहाँ पे रखते हैं। W वाली कंडीशन ये यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है? ये W वाला इधर बना रहा हूँ और Q वाला, जब Q को बेटी माना तो ये वाला बन रहा है, जब W को बेटी मानूंगा तो ये वाला बनेगा। क्या बोल रहा था? सवाल ये बोल रहा है X जो है उसकी बेटी के बाएं में दूसरे स्थान पर है, उसकी बेटी ये हो नहीं सकती क्योंकि ये एक पुरुष है, उसकी बेटी ये हो नहीं सकती, ये भी एक पुरुष है, उसकी बेटी या तो यहाँ बैठ सकती है या फिर यहाँ बैठ सकती है। आप बोलोगे यहाँ भी बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती, उसके बाएं में दूसरे स्थान पर तो कोई और है। यहाँ बैठ सकती है, नहीं बैठ सकती, उसके बाएं में दूसरे स्थान पर कोई और है। तो उसकी S की बेटी या तो यहाँ बैठ सकती है या फिर यहाँ, जिसका नाम W है। अगर ये W है तो इसके बाएं में दूसरे स्थान पे यहाँ पे X होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? X होना चाहिए। अगर W को कुछ देर के लिए यहाँ मान लो तो उसके बाएं में X यहाँ पे होना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज लेके चलेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। X Y की बहन है, इससे कोई मतलब नहीं था। X Z के पति का पड़ोसी नहीं है। X जो है Z के पति का पड़ोसी नहीं है। अब X के बारे में कह रहा है Z का पड़ोसी कौन है? P। अब P जो है इसका पड़ोसी नहीं है, X का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ये X इसके बगल में नहीं हो सकता। अगर ये X यहाँ पे नहीं हो सकता तो ये W यहाँ नहीं हो सकता। यानी बातें समझ में आ रही है, W यहाँ पे होगा और X यहाँ पे होगा। यहाँ तो P और X पड़ोसी है भी नहीं, खैर पड़ोसी नहीं है।
एक्स जेड की पति का पड़ोसी नहीं है। पी और एक्स के बीच केवल एक व्यक्ति है। देखो आप, पी और एक्स के बीच क्या केवल एक व्यक्ति है? तो आप बोलोगे नहीं, ये चीज हो गई गड़बड़, यानी कि क्यू उसकी बेटी नहीं थी, उसकी बेटी कौन है? डब्लू है। तो उसकी माँ कौन होगी? क्यू होगी। ठीक है, इससे जब इसको बेटी माना था क्यू को, तो आपकी कंडीशन हो गई गलत। लेकिन जैसे आप यहां देखोगे, यहां पे क्या था, आप पढ़ो फिर से, P और X के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो आप देखो P और X के बीच केवल एक है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इसी पे आप काम करेंगे, इस पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पे कंडीशन खत्म हो गई। बीच केवल एक व्यक्ति है। P Y का पिता है, P जो है Y का पिता है, ये तो अपने कर लिए थे इधर। S जो Z का भाई है, S के बारे में बात हो रही है, अपनी माँ के तत्काल बाएं है। अपनी माँ यानी कि उसकी माँ क्यू है, देखो आप, उसकी माँ क्यू है, उसके तत्काल बाएं यानी कि ये कौन हो गया? एस। अपनी माँ के तत्काल बाएं बैठा है। जेड और वाई के बीच केवल एक व्यक्ति है। जेड और वाई के बीच ना यहाँ पे मुझे कहीं जेड दिखा, ना मुझे यहाँ पे कहीं वाई दिखा। लेकिन एक चीज है, जेड और वाई को मैं कैसे बना सकता हूँ? अगर इसको जेड लूंगा तो इसको वाई नहीं ले सकता, अगर इसको z लूंगा तो इसको y ले सकता। z और y के बीच केवल एक व्यक्ति है, इसको z लेके इसको y ले सकता हूँ। या फिर एक चीज ये भी कह सकता हूँ, यहाँ पे z ले सकता हूँ या फिर यहाँ पे z ले सकता हूँ। पहले कंडीशन ये करके देखते हैं, यहाँ z हो सकता है या फिर y हो सकता है, यहाँ पे z हो सकता है या फिर y हो सकता है। ठीक है, तो उनके बीच एक लोग हो जाएंगे। अभी ये भी कंडीशन देख लेंगे हम लोग, Z और Y, या तो Z यहाँ पे होगा या तो Z यहाँ पे होगा। अगर Z यहाँ पे होगा तो Y यहाँ पे होगा, अगर Z यहाँ पे होगा तो Y यहाँ पे होगा। इतनी बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। Z और Y के बीच केवल एक व्यक्ति है, Y R की माँ है, Y W का तत्काल पड़ोसी नहीं है। देखो Y जो है वो W का तत्काल पड़ोसी नहीं है। अगर Y W का यहाँ पे क्या है आप देखोगे, तत्काल पड़ोसी हो गया। अगर Y W का तत्काल पड़ोसी हो गया तो y को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ z को रखना पड़ेगा और यहाँ पे y रखना पड़ेगा। अब हो गया, जो y है वो z का, जो y है वो w का तत्काल पड़ोसी नहीं है, y w का तत्काल पड़ोसी नहीं है। तो सारी चीजें हो गई हमारी सेट, सारी चीजें हो गई सेट। आपके दिमाग में एक बात ये होगी कि ये कौन होगा व्यक्ति? तो ये व्यक्ति होगा आपका p q, ये होगा r। ठीक है, और R के बारे में हमको नहीं पता था मेल है कि फीमेल है, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये मेल है, क्योंकि मेल वाली जगह पे ये बैठा हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ से आप जो भी चाहे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपसे अगर ब्लड रिलेशन का पूछे कि WQ का क्या लगता है, PZ का क्या लगता है, YZ का क्या लगता है, इस तरीके से कुछ भी पूछे यहाँ से आंसर दे सकते हैं। अगर सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल आपसे पूछे तो आप यहाँ से दे सकते हैं। X के सामने कौन है? Q है। Y के जस्ट सामने कौन है? S है। S के दाएं में पांचवें पे कौन? S के दाएं में तीसरे पे कौन है? 1 2 3 ये है। S के बाएं में दूसरे पे कौन है? 1 2 ये है। तो यहाँ से सारी चीजों का आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन इतना लंबा क्वेश्चन करके आपको लग रहा है कि एक सवाल मिलेगा? नहीं, इतना लंबा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें 3 से 4 सवाल मिलेंगे। एक आध 2 सवाल इससे मिलेगा, 1 से 2 सवाल यहाँ से मिलेगा, ताकि आपके जो 4 से 5 मिनट खत्म हो रहे हैं, 4 से 5 सवाल वहां से लेके जाएंगे। लेकिन जब भी ऐसा सवाल करेंगे, बहुत आराम से एक एक स्टेप को पकड़ के, जैसे मैं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप को पकड़ के आपको सवाल वैसे ही एकदम करना है। आपको ये नहीं कि बहुत जल्दी में करना है, नहीं, उतना टाइम होता है क्योंकि वहां पे 5 सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, चले, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई होगी आपको। अब वो करते हैं कोडिंग वाला टाइप 2 सवाल। टाइप 2 का सवाल जैसे कोडिंग से रिलेटेड होता है, ब्लड रिलेशन का ही है, तो उसको देख लेते हैं। उसको कैसे अप्रोच करना है, अलग मेथड से पढ़ेंगे एकदम। ठीक है, चले शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ये कोडेड रिलेशनशिप के नाम से जाने जाते हैं, और ये हम लोग आज देख रहे हैं टाइप 2। कोडेड रिलेशनशिप का मतलब आप देखेंगे $P, P Q की माँ है, P इज द मदर ऑफ Q, P हैज Q, P Q का पिता है, P एट Q, P Q का पति है, P प्रतिशत Q, P Q की पुत्री है। ये जरूरी नहीं कि P Q ही लिखा हो सकता है A और B भी लिखा हो सकता है
एक्स और वाई भी लिखा हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात समझनी है ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन। सारी बातें आप भुला दो, बस एक बात जानो कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक, पहले मैं बहुत बेसिक तरीके से करूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले तीसरा सवाल करता हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे दिख रहा है, इसका सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगा, फिर दूसरा और पहले का करेंगे। ठीक, तो सवाल यहाँ पे आपको बातें ये समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे कहीं पी क्यों नहीं नजर आ रहा है, और क्वेश्चन सारे कीट कर दिन आ गया, एकदम परेशान करके रख दिए। क्वेश्चन देखो आप सारे के सारे आपके P और Q में है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई P और Q नजर नहीं आ रहा है। इस वजह से मैं कह रहा था कि इसको फर्स्ट पर्सन लो और इसको सेकंड पर्सन लो। जैसे मैं अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। सवाल क्या पूछा है, M H से पूछा है ना, M का H से पूछा है, कैसे संबंधित है, M क्या लगता है H का। यहाँ पे अगर मैं दो पर्सन का कंपेयर करूँ, क्योंकि दो पर्सन का स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में देगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, ये स्टेटमेंट देख के मैं क्वेश्चन करूंगा। फर्स्ट पर्सन इसमें ये है, सेकंड पर्सन इसमें ये है, लेकिन इन दोनों का जब कंपेयर करता हूँ उसमें फर्स्ट पर्सन ये हो जाता है, सेकंड पर्सन ये हो जाता है। जब इन दोनों का कंपेयर करता हूँ तो ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन। अगर इन दोनों का कंपेयर करता हूँ तो ये फर्स्ट और ये सेकंड हो गया, तो इनके बीच जो सिंबल है वो किस चीज का है, डॉलर का है। तो आप देखोगे फर्स्ट का मतलब P है ना, पहला दूसरे की माँ है, पहला जो है वो दूसरे की माँ है। P और Q पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगी। पहला मतलब कौन, G एक माँ है, G एक माँ है, किसकी माँ है, दूसरे की, यानी कि किसकी, M की। लेकिन जैसे मैं सेकेंड पढ़ता हूँ, ये इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, तो इसमें पहला ये बन जाता है, दूसरा ये, बीच में निशान किसका है, एट का। पहला दूसरे का पति है, पहला मतलब कौन, M, ये एक पति है। अगर M एक पति है तो एक पुरुष है, किसका पति है, अपनी पत्नी का होगा। जब इन दोनों का कंपेयर करता हूँ, बीच में परसेंटेज आता है, परसेंटेज का मतलब पहला दूसरे की पुत्री है, ये किसी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, के जो है वो पुत्री है, किसकी पुत्री है, H की। ठीक है, तो H के बारे में नहीं पता। आप ये मत कहिएगा कि ये हस्बैंड वाइफ होंगे, नहीं, ये इनका बेटा है और ये इनकी बेटी है, आपस में शादी हुई है, ये भाई बहन नहीं है आपस में। तो आपसे पूछा है M H से कैसे संबंधित है, इसका मतलब M क्या लगता है H का। तो अगर बात करें M क्या लगता है H का, तो आप H से चलना शुरू करते हैं, कहते हैं मेरी बेटी का वो हस्बैंड है। अगर मेरी बेटी का वो हस्बैंड है तो मेरा क्या होगा, वो मेरा दामाद होगा। अगर मेरे बेटे की पत्नी होती तो बहू हो जाती, लेकिन मेरी बेटी का अगर हस्बैंड कोई है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसके और भी मेथड है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सटीक मेथड है, एग्जैक्ट आंसर देगा आपका। मैं जो और भी मेथड बता दे रहा हूँ जो डायरेक्ट करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, डायरेक्ट मैं सवाल को करता हूँ, आप बातें समझ रहे होंगे। ऐड का मतलब क्या होता है, पहला दूसरे का पति है, पहला कौन, F, ये एक पति है, किसका पति है, दूसरे का, यानी कि ये उसकी पत्नी हो गई। जब इन दोनों का कंपेयर करता हूँ तो परसेंटेज में कहता है पहला दूसरे की पुत्री है, ये किसी की पुत्री है, किसकी पुत्री है, के की, के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। जब हैज वाला लेता हूँ तो हैज वाला कहता है पहले दूसरे का पिता है, यानी कि के किसी का पिता है, किसका पिता है, किसका पिता है, एच का, एच के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इसकी बहन है, लेकिन ये इसका भाई है कि बहन, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है, एफ एच से कैसे संबंधित है, इसका मतलब एफ क्या लगता है एच का। तो आप देखेंगे एच का जो लगेगा, ये कहेगा मेरी, ये कहेगा या कहेगी, दोनों में सेम है। मेरी एक बहन है, बहन की जिससे शादी हुई वो मेरा क्या लगेंगे, वो मेरे क्या लगेंगे, जीजा। तो इस तरीके से सवाल को करना होगा। ठीक है, अभी मैं ऑप्शन कैसे देख के खत्म करते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, यहीं पे कर दे रहा हूँ, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, P at Q डॉलर M has T। तो फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो आपका एट से रिलेटेड है, पहला दूसरे का पति है, तो पहला मतलब P, ये किसी का पति है, किसका पति है, Q का, सेकंड पर्सन का, और ये उसकी पत्नी हो गई। अगर इससे कंपेयर करें और बीच में डॉलर का निशान है, पहला दूसरे की माँ है,
ये किसी की माँ हो गई, किसकी माँ हो गई, एम की, एम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बीच में निशान किसका है, हैज का, हैज बोल रहा है पहला दूसरे का पिता है, यानी कि पहला का मतलब ये एक पिता हो गया, किसका पिता हो गया, टी के, टी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सवाल क्या पूछा गया, पी क्या लगता है टी का, तो आप कहेगा कि टी से क्या लगता है, इसके पिता है, पिता के वो पिता है, यानी कि इसके क्या होगा, दादा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब यहाँ से मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो क्वेश्चन को देख के, हालांकि ऑप्शन तो नहीं दिया हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आपको वो चीज बता देने की। ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो देखते ही ऑप्शन, दो ऑप्शन खत्म करेगा, 2-4-5 सेकंड के अंदर फिर दो ऑप्शन खत्म करेगा। जैसे अगर ये क्वेश्चन मुझे करना होता तो मैं ये कहता कि इंफॉर्मेशन किसकी लेना है, तो आप कहते इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए पी की, तो पी के बारे में पहले मैं ये पता कर लेता कि ये मेल है या फीमेल है। मेल फीमेल कैसे पता करता, तो मैं कहता एट से पता लगता कि एट वाला पहला दूसरे का पति है, यानी कि ये किसी का पति है, तो ये एक हो गया पुरुष। अब ये पुरुष हो गया तो ऑप्शन में अगर दादी होती तो वो खत्म करता, नानी होती तो वो खत्म करता, पत्नी होती तो वो खत्म करता, या इससे रिलेटेड जितने भी फीमेल कैरेक्टर होंगे सारे के सारे मैं खत्म कर दूंगा, सिर्फ मेल कैरेक्टर को मैं छोड़ूंगा। सपोज करता हूँ मेरे पास 4 ऑप्शंस थे, मैंने 2 ऑप्शन खत्म कर दिए, मैंने कहा 2 ऑप्शंस मेरे पास अभी भी रह गए, तो या तो अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बोल, या तो फिर थोड़ा सा एक लॉजिक और आपको लगाना होगा, जनरेशन गैप। आप जानते हैं ना जनरेशन गैप क्या होता है, मैंने बताया था, बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा। पहली क्लास मेरी जाके पहले देख लें जो लोग नहीं देखें, ताकि अच्छे से बातें समझ में आए। मैं क्या बता रहा था कि जो बेस होता है वो माँ और पिता का होता है। बेस के बारे में मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये बेस होता है, इसीलिए ये बात बताई थी। बेस का मतलब ये बेस हो गया। अब माँ और पिता, और माँ और पिता की बात करें तो इसके ऊपर अगर जाते हैं तो दादा दादी, इसके नीचे आते हैं तो मैं, और इससे रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर जाने की बात करूँ तो आपको +1 हो रहा है, नीचे जाने की बात करूँ तो -1 हो रहा है, जनरेशन गैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जरा समझो क्या बोला है इसी क्वेश्चन में, P at Q ना, P at Q क्या बोला है, P at Q। कोई किसी का पति होता है, कोई किसी का पति होता है तो उसी जनरेशन का होगा ना, ऊपर वाली या नीचे वाली जनरेशन का नहीं होता है ना। तो अगर पति पत्नी आपस में है तो यहाँ पे आपका गैप हो गया 0 का, गैप हो गया किसका, 0 का। अगर यहाँ पे बात करें Q और M में, Q और M में बात करें, Q और M में, चलो प्लस छोड़ दो, Q और M में बात करें तो बीच में आ गया डॉलर। डॉलर का मतलब क्या हुआ, माँ। माँ का मतलब एक स्टेप ऊपर जाना, यानी कि यहाँ पे हो गया +1। जैसे मैं M और T की बात करूं, M और T की बात करूं, हैज आ गया, हैज का मतलब हो गया कि पिता, यानी कि पिता का मतलब फिर एक स्टेप आगे आ गया। अब आप सोचो, आप जहां पर हो आपके 2 स्टेप ऊपर जाना है तो कौन होंगे, या तो दादा होंगे या नाना होंगे, अगर पुरुष है तो इस हिसाब से क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ऑप्शन देखते ही टिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात ये चीज है नहीं। अगर यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कैसे करें, यहाँ पे भी होगा, आप देखो। अगर ऐट की बात करें तो ऐट का मतलब क्या बोलता था, पति, पति का मतलब 0, यहाँ ऊपर कर देना, पति का मतलब 0। परसेंटेज का मतलब पुत्री, पुत्री का मतलब -1 होगा क्योंकि नीचे जा रहे हो। और उसके बाद क्या है, हैज, हैज का मतलब क्या है, पिता, पिता का मतलब +1। प्लस और माइनस हो गया कैंसिल आउट, और जीजा जो होते हैं अपने ही पीढ़ी के होते हैं, क्योंकि अपनी बहन से शादी होती है तो अपनी ही पीढ़ी के हैं वो। और ये बात आपको समझ में नहीं आ रही कि जीजा ही क्यों मानूं, साला भी हो सकता है, इस तरीके की चीजें हो सकती है। 2-4 क्वेश्चन में मैं वो चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूँगा ये एकदम ऑथेंटिक है जो ट्री बनाएंगे, लेकिन वो मेथड भी अच्छा है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का मेथड अभी देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, मैं ऑप्शन भी लेके आया हूँ ताकि आपको बातें समझ में आए। क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, डायरेक्ट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, P का Q से कैसे संबंध है, ठीक है। तो P कहाँ पे आपका भाई साहब, यहाँ पे, और Q कहाँ पे, यहाँ पे। कहने का मतलब है इससे आपका कोई अब मतलब नहीं है, आपका डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चलना है। चाहे आप देखो बेवकूफ़ी ना करो, आप इतनी तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप बैठ के शुरू से बनाने जाओ। जब P से रिलेशन पूछा है Q का और दोनों चीजें यही हैं तो इससे कोई मतलब नहीं, इन दोनों से चीजें हमारा काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और
अगर मैं अपने तरीके से करने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि डॉलर मतलब क्या हो गया, माँ मतलब यहाँ पे हो गया प्लस का 1, एक जनरेशन ऊपर है। और एट का मतलब क्या हो गया, हैश का मतलब पिता हो गया +1, 2 जनरेशन ऊपर का है, दो जनरेशन ऊपर मेरी माँ एक जनरेशन ऊपर है, मेरे मामा सिर्फ एक जनरेशन ऊपर है, या तो मेरे दादा हो सकते हैं या फिर मेरी दादी हो सकती है, दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन इसको भी आप क्लियर कर सकते हो सिर्फ जेंडर का पता करके कि इनका जेंडर अगर मेल है तो वो दादा होंगे, अगर जेंडर फीमेल है तो वो आपकी दादी होंगी। तो आप जरा बताओ पी का जेंडर क्या है, तो आप कहोगे यही डॉलर से पता लग जाएगा, जो पहला है वो दूसरे की माँ है। अगर पहला माँ है यानी पी एक माँ है किसी की, तो माँ एक फीमेल होती है, इस वजह से आपका ऑप्शन दादा नहीं हो सकता। अब डायरेक्ट इस चीज को टिक कर सकते हो कि जो ऑप्शन होगा वो दादा होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी सवाल करते हैं। आप देखें एक चीज और है कि अगर नहीं समझ में आती है आपको यहाँ दोनों से, तो आप फिर से ट्री बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप ट्री बना के आंसर दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर अगर डायरेक्ट दिया जा सकता है तो ट्री बनाने की कोई खास जरूरत मुझे नहीं लग रही है। और बाकी तो सवाल हो ही जाएंगे, मैं और भी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि आपके लिए शायद नया मेथड थोड़ा सा हो, लेकिन आप सीख जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, ये क्वेश्चन देखें आप, इसमें ऑप्शन लिया हो तो मैं अपना मेथड बता सकता हूँ आपको। कह रहे निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि पी टी का चाचा है। पी टी का चाचा होने का मतलब पी चाचा तभी होगा जब एक मेल होगा, एक पुरुष होगा। तो सारे ऑप्शंस को देखा जाए, जिसमें अगर मेल है उसको छोड़ दूंगा, जिसमें फीमेल है वो पहले कट करूँ मैं। जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है, भाई। अगर पी किसी का भाई है तो किसी का चाचा हो सकता है, अभी देखूंगा मैं। एट का मतलब क्या होता है, बहन। बहन किसी के चाचा नहीं बन सकती। हैश का मतलब क्या होता है, पिता। किसी का पिता चाचा बिल्कुल हो सकता है। और डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर का मतलब माँ। किसी की माँ चाचा नहीं बन सकती। 2 ऑप्शन कट हो गए, 3 ऑप्शन रह गए। 3 ऑप्शन का मतलब 2 ही मुझे चेक करने हैं, 3 नहीं चेक करने हैं। अब मैं जो चीज बता रहा था वो चीज यहाँ पे चेक कर लेते हैं, किस किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, लेकिन पहले आप ये बताओ चाचा का मतलब क्या होता है, कितनी जनरेशन ऊपर होते हैं। तो आप कहेंगे चाचा सिर्फ एक जनरेशन ऊपर होते हैं, यानी कि जिस ऑप्शन में +1 आंसर आएगा वो ऑप्शन अपना सटीक बैठेगा। जैसे ऑप्शन तो 2 ही चेक करना है मुझे, एक और एक दोनों। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। अब ए बी का भाई है तो सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ भाई का मतलब अपनी जनरेशन का मतलब 0, डॉलर का मतलब माँ, माँ का मतलब पॉजिटिव का 1, मुझे +1 से ये आंसर। हैश का मतलब क्या हुआ, पिता, पिता का मतलब +1। और एट का मतलब क्या हुआ, एट का मतलब बहन हो गई यानी कि 0। आंसर क्या आया, 2, पॉजिटिव का 2, जो कि ये ऑप्शन गलत हो गया, मुझे पॉजिटिव का 1 चाहिए था। अगर सी की बात करें तो हैश का मतलब क्या बताया था मैंने, पिता, पिता का मतलब +1, एट का मतलब बहन मतलब 0, और डॉलर का मतलब आपने बताया था माँ, माँ का मतलब +1। पहले ही 2 हो गया, चलो कोई बात नहीं। परसेंटेज का मतलब भाई, भाई का मतलब 0, यहाँ भी हो गया +2, जो कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो इस चीज को ऐसे सॉल्व करके, बाकी ये क्वेश्चन का आंसर सटीक बैठेगा। जनरेशन गैप से हम क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपकी बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। आज का ये लास्ट सवाल देख लेते हैं ताकि आप बातें पूरी तरीके से समझ जाएं। बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई और किड भी बड़ा परेशान करके रखी है आप, तो पूरा बरसात ही चल, बरसात का मतलब तो जाहिर है, लेकिन फिर भी अभी दिवाली तक आई थिंक चले। किसका अर्थ जेड वाई का दादा है। तो जेड है जो वाई का दादा बनाना है, तो आपको पहले ये समझना है, देखो जेड से शुरू करना है और वाई तक जाना है, इसका मतलब इससे कोई मतलब नहीं। जेड से शुरू करना है वाई तक जाना है, इससे कोई मतलब नहीं। जेड से शुरू करना है वाई तक जाना है, बिल्कुल ठीक है। जेड से शुरू करना है वाई तक जाना है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सवाल को मैं पहले जेंडर से खत्म करूंगा। अगर कोई किसी का दादा है तो जेड को पुरुष होना पड़ेगा, जेड अगर दादा है तो पहले अगर देखें यहाँ पे जेड क्या है, तो यहाँ पे डॉलर का निशान, डॉलर का निशान क्या कह रहा है, माँ है। जेड किसी की माँ है तो ये दादा नहीं हो सकता। अगर प्लस की बात करें, प्लस क्या बोल रहा है, पिता, कोई किसी का पिता है तो ये दादा बिल्कुल हो सकता है। अगर यहाँ पे जेड की बात करें प्लस, तो ये भी पिता है किसी का, तो ये भी दादा हो सकता है। एट की बात करें
एट की अगर बात करें तो एट का मतलब हो गया बहन, ये किसी के पिता नहीं हो सकती जब बहन है तो। दो ऑप्शन यहाँ पे आपके हो गए जेंडर से खत्म, दो ऑप्शन पे आप देख लेते हैं। पहली बात, आपके दादा कितनी पीढ़ी ऊपर हैं, तो आप बोलेंगे दो, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, दो पीढ़ी ऊपर है। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे डॉलर की बात करें, यहाँ पे डॉलर की बात करें तो डॉलर का मतलब माँ, माँ का मतलब एक पीढ़ी ऊपर। और एट की अगर बात करें, कहाँ है भाई, बहन, बहन का मतलब मेरी सेम पीढ़ी की, इसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव का वन आंसर आया, ये अपना आंसर नहीं हो सकता। वैसे भी मैंने काट दिया था, यहाँ पे चेक करना था मुझे, ठीक है, गलती से मैंने चेक कर दिया, कोई बात नहीं। प्लस का मतलब क्या बताया था मैंने, प्लस का मतलब पिता, पिता का मतलब पॉजिटिव का वन। और एट का मतलब क्या बताया था, बहन, बहन का मतलब जीरो, हो गया पॉजिटिव का वन, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेता हूँ। प्लस का मतलब क्या होता है, पिता, पिता का मतलब पॉजिटिव वन। और डॉलर का मतलब होता है डॉलर माँ, इसका भी हो गया पॉजिटिव वन। एट का मतलब होता है बहन, बहन का मतलब हो गया जीरो। प्लस वन बराबर हो गया पॉजिटिव का टू, आपका आंसर हो गया ये। हाँ देखिए, अगर बैंक का क्वेश्चन है तो पांचवा ऑप्शन आपका सीएनडी देता है। सीएनडी तो नहीं हो सकता क्योंकि पता तो कर सकते हैं। सीएनडी देता है, ये नन ऑफ द अबव दे देगा। तो हो सकता है ऐसा कि जब जेड का करने जाओ तो ये नाना निकल के आ जाए, दादा ना निकल के आए, क्योंकि दादा पूछा, हो सकता है नाना निकल के आ जाए, मुमकिन है, यह हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। तो आप कभी भी बैंक का जब सॉल्व करते हो और तीन ऑप्शन खत्म हो गए लेकिन एक नन ऑफ द अबव भी रह जाता है, तो जो सही आंसर है, एकदम एग्जैक्ट आंसर पाने के लिए इसका ट्री आप बना सकते हो, इसका आप ट्री बना सकते हो। बाकी वैसे भी सही होगा 99% केसेस में, 1% की मैं गारंटी नहीं लूंगा। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव करके आंसर निकल सकता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आती है तो बताओ, फिर से समझा दूंगा, ठीक। चले, अगला जो होगा हमारा सेशन, वो लास्ट सेशन होगा और वो पॉइंटिंग वाला होगा, ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग। पॉइंटिंग में मतलब इशारा करने वाला, ठीक है। इशारा करने वाला सवाल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। चले, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।